आज का दिन ऐतिहासिक है महाराष्ट्र की सियासत के लिए और इसलिए हम लिख रहे हैं कि आला रे आला देवा भाऊ वाला। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़ गए। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मुझे लगता है मुकेश जी कुछ ब्रेकिंग्स बता देते हैं। बड़ी खबरें आ रही है, दोपहर के 2 बजे को लेकर अपडेट हमारे पास आया है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे जहां महायुति की बड़ी बैठक होने वाली है। अपनी टीम से कहूंगा ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाएं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 बजे बड़ी बैठक होने वाली है महायुति की। और मुकेश जी ये जो बैठक है 2 बजे की, क्या मायने इसके समझे जाए? देखिए 2 बजे की बैठक, तीनों नेताओं एक साथ बैठक हो रही है। इट मीन्स कि अब जो चीजें थी, जो तनातनी चल रही थी, जो नाराजगी चल रही थी, वो सारी चीजें जो है अब लाइन पे आ गई है। और ये जो बैठक है, ये बैठक वर्षा में हो रही है। वर्षा जो है क्या है, वर्षा मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंस है। और आपको याद होगा कि जब से नाराजगी चल रही थी शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से वो गांव चले गए। गांव चलने के बाद वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद जब वो लौट के आए हैं तो ठाणे आए, वो मुंबई नहीं आ रहे थे। मुंबई वो आते तो उनको मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़ता, इसलिए मुख्यमंत्री आवास वो आ नहीं रहे थे। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से जो नेता चुन लिया गया है, और यही बात उन्होंने शर्त भी रखी थी कि हम जो शिंदे अपने आगे की रणनीति का खुलासा तब करेंगे जब बीजेपी अपने विधायक दल का नेता जो है वो चुन लेगा। तो बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है और अब जो है लोगों को इंतजार है। वाकई तो देखिए 3:30 बजे जो है, अब देखिए 2 बजे बैठक होगी जिसमें महायुति के तीनों बड़े नेता जो हैं वो बैठेंगे, बातचीत होगी, प्लानिंग होगी। और उसके बाद 3:30 बजे तीनों नेता जो हैं पहुंचेंगे राजभवन। सरकार नई बनाने का दावा भी पेश करेंगे। चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ योगेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए, सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए, मेरी सहयोगी मनीषा और स्नेहल भी हमारे साथ जुड़ गई। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी गेस्ट को मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर ले आएं, लेकिन चर्चा की शुरुआत मुकेश जी आपके साथ ही। 12 दिन का इंतजार, मुझे याद आता है 1999 का वो समय था जब 1 महीने का समय लिया था महाराष्ट्र में सरकार ने। उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन लग गया था। हाँ, उसके बाद भी। और इधर 12 दिन का समय बीत चुका है, कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ देर आए दुरुस्त आए। तो अब जो है सब चीज दुरुस्त हो गया है, इसलिए अब क्यों देरी हुई इस पे चर्चा करना मुझे लगता है कि बेकार है, क्योंकि हम लोग 10 दिन से यही चर्चा कर रहे थे और सब किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी कि देरी क्यों हो रही है। सब अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे थे और हम लोगों के पास जो जानकारी थी उसमें जो नेताओं से जो बात हो रही थी वो हम पब्लिक में बोल नहीं सकते थे। जो चीजें अभी हुई हैं वो हम लोग सबको पता था, लेकिन क्या है जो कुछ कहते हैं ना, जो एक बंदिश होती है, एक सीमा होता है कि उसके बाहर जाकर के जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाए तब तक हम जिक्र नहीं कर रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है चल रहा था, सबको पता था कि वही बनेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, मेरे ख्याल से सुरेंद्र स्वामी जी से कल भी मेरी चर्चा हो रही थी और उन्होंने भी वही चीज कहा जो आज हुआ है, वही चीज कल 7 बजे हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। तो सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र स्वामी जी, आपने जो कही थी शब्दशः वो चीजें हो रही हैं। और एक जो चीज जो है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे लगता है कि उसी को आज थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए कि जो शिंदे साहब है, शिंदे साहब जब से नाराज हुए थे, या यूं कहें कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि अब मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का होगा, बीजेपी किसी को बनाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा पूरा सहयोग है। उसके बाद वो अपने गांव चले गए थे और गांव के बाद यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कभी वर्षा में नहीं आ रहे थे। और एक तरीके से लोग कह रहे थे कि प्रेशर टैक्टिक्स है, उनको जो चाहिए बीजेपी से वो लेने के लिए ये जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। उसका जो हाल में जो उनका बयान आया कल उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बातों का खुलासा आगे जो है, जब तक बीजेपी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन लेती है तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद मैं कुछ कहूंगा। तो अब तो विधायक दल का नेता भी बीजेपी ने चुन लिया है। 3:30 बजे जो है वो बैठक भी होने वाली है तीनों नेताओं की। क्या आपको लगता है जो बातें मनवाना चाहते थे शिंदे वो मनवा लिए, या बीजेपी जो चाहती थी बीजेपी ने अपने बूते, या जो चाहती थी बीजेपी वही हुआ? मुकेश जी, सबसे पहले तो पूरे महाराष्ट्र वासियों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई जी। उनकी जो चिंताएं और बेचैनी खत्म हो गई, उनको नई सरकार मिलने जा रही है जी। और आपके प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी को भी बधाई, उन्होंने इतना जोर लगाया, इतनी मेहनत की, वो अब फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल। और विपक्ष के जो आघाड़ी के नेता हैं उनको भी बधाई, क्योंकि वो महायुति से ज़्यादा तो उनको परेशानी हो रही थी कि भाई बन नहीं रहा है, ये नहीं हो, तो वो उसमें भी कुछ ढूंढ रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ मिल जाए, हाथ लग जाए। अब बात यह है कि
सुरेंद्र जी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपके पास लौटूंगा। मुझे देखिए संकेतित किया जा रहा है कि स्नेहल वहां से जुड़ी हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं, एक बार उनकी रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर सुरेंद्र जी आपके पास लौट रहा हूं। स्नेहल बताइए जरा कैसा उत्साह, कैसा जोश नजर आ रहा है? नागपुर में है, मैं बताऊं, स्नेहल नागपुर में है, जो जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, तो वहां से लोगों की बाइट भी कल स्नेहल ने भेजी थी, उनके मित्र की बाइट भेजी थी, उनके जानने वालों की, वो भी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया। और स्नेहल उन्हीं लोगों के बीच में है जो देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूएंसी से भी है, उनके इलाके के, जहां पर देवेंद्र फडणवीस का जीवन बीता है, बचपन बीता है, वहां से स्नेहल हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्नेहल, जो लोग हैं जरा बात कराइए उनसे। एक बार स्नेहल को फुल स्क्रीन पे लीजिए, मैं पीसीआर से कहूंगा फुल स्क्रीन स्नेहल को लीजिए। ठीक है स्नेहल, लौटेंगे आपके पास। मुझे लगता है थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम है, वो ठीक जैसे ही होगी फिर आपके पास आएंगे। सुरेंद्र स्वामी जी आप बात पूरी कीजिए अपनी। जी, मैं ये कह रहा था कि राजनीति में देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि शिंदे साहब बार्गेन कर रहे थे, बार्गेन में थोड़ा ब्लैकमेल भी कर रहे थे, वो हर पार्टी करती है, देखिए करना भी चाहिए, क्यों सरेंडर करें, पूरी कोशिश करनी चाहिए, अंत तक करनी चाहिए कि भाई हमें मुख्यमंत्री पद मिले, नहीं मिले तो कुछ और मिले, हमारा बेटा बने, हम ना बने तो कम से कम फडणवीस ना बने, और कुछ भी नहीं तो ये मंत्रालय वो, तो उसमें कोई बुरा नहीं। देखिए ये बार्गेन, ये खींचतान चलती है, लेकिन क्या था कि वो उसमें थोड़ा सा वो इस बात को नहीं समझ पाए कि भाई बाला साहब के ज़माने में शिवसेना अलग थी। बिल्कुल, उस समय बार्गेन और जो उनका था वो दूसरा रुतबा था। वो आगे संजय राउत के टाइप लोगों के चक्कर में ना, जैसे उन्होंने किया पिछले बार कि बार्गेन कर, ये तो उस समय उसे उधर ही थे, तो इनको लगा कि हम इतना ही बार्गेन ब्लैकमेल करेंगे तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे जी। फिर धीरे धीरे इनकी जो कोशिशें थी, फिर इन्होंने इस पे अटकाया कि आप अपना लीडर चुनिए, फिर मैं बताऊंगा। तो एक पूरी कोशिश की जो मैं समझता हूँ जायज है, उसमें थोड़ा एक्सीड कर गए। जब वो एक्सीड कर गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने फीता डाल दिया, लकीर खींच दी कि भाई अब तो 5 तारीख है, आगे ये डिस्कशन चलेगा नहीं, जो भी आपको तय करना है 5 से पहले कर लीजिए। तो अल्टीमेटली उनको ये आ गया कि भाई अब कोई इसमें बुराई नहीं है, अब जो मिल रहा है, जो बात हो गई 28 तारीख को, उसी पे आप सब अमल कीजिए। दूसरी बात ये है कि इसमें जो मुख्य बात है, जो शिंदे साहब मिस कर रहे थे एक पॉइंट, कि देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो इस प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुरेंद्र जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, हम चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस जी पहुंचे हैं और माल्यार्पण भी उन्होंने किया है। बड़ी खबरें, तस्वीरें भी कुछ निकल कर आ रही है। विधायक दल का नेता चुन लिए जाने के बाद पहली जो है वो शिवाजी को, बिल्कुल विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और बैठक के बाद अब वो निकले हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण भी करते वो नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर अब देखिए दिखाने वाले हैं और बड़ी खबर ये आ रही है, हलचल तेज है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता बने हैं फडणवीस और उसके बाद वो पहुंचे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर, जहां सबसे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया है। मुकेश जी। हाँ बिल्कुल, ये माल्यार्पण जो है काफी महत्व, क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो है उनको एक सामने रख करके ये पूरा चुनाव लड़ा गया था और उनको उन्हीं की जो आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी पे बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा था। बिल्कुल विधान भवन जो है उसके प्रांगण में ही शिवाजी की ये प्रतिमा है और उस प्रतिमा को माल्यार्पण किया और ये एक तरीके से सम्मान जो है, सम्मान व्यक्त किया गया है वहां से। और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पहली बार जैसे लोग जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने आराध्य का आशीर्वाद लेते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र में हाँ ये एक पारंपरिक मूव है, ये एक पारंपरिक है, ये एक परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर जो भी विधायक दल का नेता चुना जाता है, जिस किसी को भी कोई पद मिलता है तो वो शुरुआत माल्यार्पण से ही होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा वहाँ कैंपस में है, परिसर में है, उस परिसर में जो है माल्यार्पण करने के बाद जो है इसकी शुरुआत की जाती है। तो ये एक तरीके से औपचारिक रूप से नाम की घोषणा के बाद औपचारिक शुरुआत भी जो है
देवेंद्र फडणवीस ने कर दी है। और अब जो है यहाँ के बाद तो सीधे जो है वो वर्षा जाएंगे और वर्षा में वहां पर जो है जो दो उनके सहयोगी दल हैं उनके साथ, यानी अजीत पवार और शिंदे जी की कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, शिंदे के साथ जो है उनकी बैठक है और महायुति का नेता अब चुना जाना है। अब देखिए जो तीनों दलों ने अपने अपने विधायक दल का नेता जो है चुन लिया है, तीनों मिलकर के अब जो है महायुति का जो है वो नेता चुना जाएगा और देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है महायुति के नेता के रूप में होगा। देवेंद्र फडणवीस जो है वो महायुति के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद जो वो शपथ ग्रहण करने से पहले जो वो राज्यपाल के पास जाकर के अपना सरकार बनाने का जो है दावा पेश करेंगे। मैं अपने और दावा पेश करने के बाद बिल्कुल एक बार की ये फुल स्क्रीन जरा दिखा दीजिए आप, पीछे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं वो पहुंचे हैं और माल्यार्पण की है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर। लेकिन मुकेश जी इस पूरे चुनाव के दौरान देखिए पीछे हम दिखा भी रहे हैं आपको बड़ी स्क्रीन पर, बिल्कुल एक सधा अंदाज देवेंद्र फडणवीस साहब का नजर आया। आज जब उन्होंने संबोधन कहा तो बहुत अंत में कहते हुए गए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बिल्कुल नारा और ये जो परंपराएं चली आ रही बड़े सधे अंदाज में इस बार पूरे कैंपेनिंग में नजर मैं दो चीज मैं देखता हूं, एक तो सिंगल हैंडली उन्होंने पूरा कैंपेन जो है पूरा लीड किया और उन्होंने लोगों की पहचान की, लोगों की पहचान हुई कि कौन सा व्यक्ति कौन सा संगठन जो है इस चुनाव में जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा करके हमें मदद कर सकता है। उसी में इनकी पड़क जो है, मैं इनकी पड़क का कायल हूं और इनके आत्मविश्वास का कायल हूं। याद कीजिए जब ये विधानसभा में जब शपथ अपना इस्तीफा दे रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख कोई मुझे मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं सागर हूं फिर से लौट के आऊंगा, और बड़ा वायरल भी हुआ था। और मुझे लगता है कि ये चीज आज लग रहा है कि ठीक नेता ने जो कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था वो आज साबित हुआ। आप कहें तो मैं चाहता हूं दर्शकों को सुनवा देते। बिल्कुल एक बार मैंने कटवाया है उसको, मैं कहूंगा टीम से कहेंगे कि एक बार वो जरूर सुनवा दें, आज वो सुनना चाहिए किस तरह से देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था। मैं चाहूंगा एक बार वो बाइट सुनना है, उसके बाद फिर हम तमाम मेहमानों के पास चलेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है ये स्ट्राइकिंग रेट ऐतिहासिक। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। मी पुन्हा येईन याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी। मी पुन्हा येईन गावांना जलयुक्त करण्यासाठी, शहरांचा चेहरा बदलण्यासाठी, माझ्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी। मी पुन्हा येईन माझ्या युवा मित्रांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी, माझ्या बळीराजाचे हात बळकट करण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी। मी पुन्हा येईन याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीची साथ घेत, त्याचा हात हातात घेत, माझ्या महाराष्ट्राला एक नवीन रूप देण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन। दर्शकों को बता दूं कि ये जो गाना और ये जो पूरा वीडियो बनाया था 2019 का है। 2019 में कैंपेन के दौरान जो है उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, और आज 2024 में वो सच साबित हुआ है और वो उसी तरीके से और भी मुझे लगता है कि और ही मजबूत होकर के जो वो उभर करके आए हैं। और मुझे लगता है कि ये हिस्टोरिकल विन है उनका। ये नंबर विकास मुझे लग रहा है कि इससे पहले इतना ज्यादा नंबर जो है बीजेपी को अकेले अप्रत्याशित जीत है, ऐतिहासिक जीत है। और इसी ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी को जो मिलना था वो मिला है और देरी हुई है, लेकिन देरी के बाद जो खबर आई है बिल्कुल दुरुस्त खबर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी सारे अपडेट दिखाएंगे और दिखाएंगे कि पूरे महाराष्ट्र में, खासतौर पे नागपुर में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के गली गली में क्या हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे और देश भर में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। महायुति की बैठक का सुबह 11 बजे से लेकर बल्कि सुबह 10 बजे से लेकर हमारी मेगा कवरेज जारी, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में महायुति की बैठक शुरू होने वाली है। 2 बजे का समय था, सभी नेता पहुंचेंगे। महायुति के बड़े नेता जो हैं बैठक में मौजूद रहेंगे।
तो कुछ ही देर में महायुति की बैठक शुरू होने वाली। इस बैठक में रूपरेखा तैयार होगी किस तरह से 3:30 बजे राजभवन में पहुंचना है। नई सरकार बनाने का दावा पेश जो है वो किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश वर्मा साहब, अभी एक बयान हमने सुनवाया देवेंद्र फडणवीस जी का। उन्होंने कहा कि मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर वापस आऊंगा, और आखिरकार आ ही गए। लेकिन 12 दिन का जो समय लगा, उसके बाद बहुत सबसे पहले तो बधाई आपको कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं आपके विधायक दल के नेता चुन लिए गए। किस तरह से देखते हैं इस पूरे आज के राजनीतिक घटनाक्रम को? बहुत धन्यवाद। और ये आज के दिन हर बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए खुशी का दिन है। ये देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री नहीं बने, बीजेपी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है। आप खुशी उत्साह अगर आप एक एक कार्यकर्ता में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना आज कार्यकर्ता ऐसा लगा है कि जैसे आज का दिन ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला दिन है। और बहुत संघर्ष आज का दिन लाने के लिए बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ है। इतना आसान नहीं था महाराष्ट्र में सत्ता लाना, एक तरफा सत्ता लाना। आपने देखा जिस प्रकार से, और उद्धव ठाकरे की उबाटा और फिर शरद पवार जी और ये सारे लोगों ने मिलकर के बड़े बड़े षड्यंत्र रचे। देवेंद्र जी को गिरफ्तार करने का भी उन्होंने प्लान बनाया, अरेस्ट करने का प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान को भी फेल करते हुए ये जो समंदर है ना, ये समंदर नहीं चट्टान है और ये लौट के आ गया है। अब महाराष्ट्र में विकास की राजनीति होगी। इतने दिनों तक इस समंदर को रोकने की कवायद चलती रही, लेकिन ये बांध को तोड़ते हुए और समंदर फिर एक बार आ गया। ये विकास का समंदर है। इस जीत में 2024 की जो जीत है, ये जीत तो बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है, लेकिन इस जीत के साथ एक सस्पेंस भी आया। 11 दिन का सस्पेंस जो है, मुख्यमंत्री के नाम से जो है पर्दा हट गया। देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी भी शिंदे के नाम पर जो है वो सस्पेंस जारी है कि क्या वो उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे, क्या वो भी शपथ लेंगे। कल जो 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, वो भी शपथ लेंगे या उनके बदले कोई दूसरा लेगा, इस पे अभी भी सस्पेंस है। तो इस रिजल्ट के साथ एक जो सस्पेंस है, सस्पेंस थ्रिलर, कहीं मुंबई के लोग हैं, इसको फिल्मी अंदाज में अगर बात करें तो सस्पेंस अभी भी जारी है। अभी भी कहें जो पिक्चर अभी बाकी है। तो कुछ आपको जानकारी है कि पिक्चर किधर जा रही है? क्या इस पे भी आज 3 बजे की जो बैठक महायुति की, उस पर पर्दा उठेगा 2 बजे की बैठक के बाद? ये सवाल मुझसे है? योगेश, आप ही से, आपकी पार्टी से है, तो आप ही से पूछेंगे। जी, नहीं, आपके मुंह से विकास निकला इसीलिए। अच्छा। नहीं, मेरा नहीं, सस्पेंस वगैरह एक प्रक्रिया है। ओके, ये एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सोच विचार विमर्श, कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये इतना कोई आसान नहीं है। किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या किसी को पद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ये सब काम नहीं होते हैं। लेकिन किन किन ध्येयों के ऊपर काम करना है, उसके लिए एप्रोप्रिएट व्यक्ति मत को चुनना, उसके बारे में चर्चा करना, लोगों से सुनना, ये सारा प्रक्रिया से होते हुए ये प्रयास हुआ। और ये बहुत ही सुंदर और कार्यकर्ताओं के मन का, महाराष्ट्र की जनता के मन का प्रयास हुआ है। बिल्कुल। और उस प्रयास की प्रक्रिया में जैसे कांग्रेस में होता है ना, कि कांग्रेस में किसी को, एक व्यक्ति को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कौन व्यक्ति उस ध्येय पे खरा उतरता है, जो संघ की विचारधारा है, जो बाकी सारा जो परिवार है उसकी जो विचारधारा है, उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। और आपने देखा कि इन में एक तरह से देखा जाए तो जो यूबीटी है उसको हम लोग ऐसा माना जाए कि अर्बन स्ट्रीट फाइटर है। फिर शरद पवार जी की पार्टी को ऐसा माना जाए कि ग्रामीण स्ट्रीट फाइटर है। ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे 2 लोगों के सामने जिनका बैकग्राउंड दंगा फसाद और जाने क्या क्या से, और एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी इमेज एक टेक्नोक्रेट की है, जो एक पढ़ा लिखा जवान है, उससे इन्होंने स्ट्रीट फाइटिंग की। स्ट्रीट फाइटिंग कैसे की? केसेस में फंसाने की कोशिश की। कौन सी कोशिश की? कौन सा ऐसा आरोप है जो इनके ऊपर लगाने की कोशिश नहीं की? लेकिन उन सब में से बेदाग छूटते हुए आपने देखा पर्सनल आरोप लगाने शुरू कर दी। तो उन सब में से बेदाग छूटते हुए, बेदाग तो ठीक है, लेकिन फ्लाइंग कलर्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। बिल्कुल। ऐसे फ्लाइंग कलर्स से देवेंद्र फडणवीस जी, और मैं आपको बता रहा हूं, ये जैसे ही दिन गुजर रहे थे,
तो महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र का युवा ये सोच रहा थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अंत में अंत भला तो सब भला। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए, सारा एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं उसको पार करते हुए, और देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैं योगेश जी, ऐसा मानता हूं। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, जो अभी इस खुशी में आप लोग मिठाई बांट रहे हैं या जलेबी बांट रहे हैं? नहीं, ये तो जिसको शुगर होगा बेचारा कहां से खाएगा, लेकिन जिसको शुगर नहीं, और आज तो शुगर वाले भी ढेर सारी मिठाई खाएंगे, क्योंकि आज के बाद महाराष्ट्र में मेट्रो का काम भी आ गई है योगेश जी, शुगर फ्री जलेबियां भी आ गई हैं। ठीक है, मनीषा के पास कोई अपडेट है बैठक को लेकर? 2 बजे महायुति की बैठक होनी है, मनीषा के पास बहुत जल्दी से चल रहे हैं। मनीषा बताइए, क्या कुछ अपडेट है? हलचल तेज हो गई है? मनीषा, क्या आपको आवाज मिल रही है? यस। हाँ मनीषा, अगर आपके पास अपडेट हो इस बैठक को लेकर के तो अपडेट दें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो महायुति की बैठक है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो है महायुति के नेता जो है राज्यपाल से मिलने जो है राजभवन जाएंगे, और वहां पर जो है सरकार की शपथ विधि को लेकर जो है सरकार स्थापन को लेकर जो है दावा जो है पेश करेंगे। जी ठीक है, बैठक के लिए क्या नेताओं का पहुंचना, मतलब अभी तो 3 ही नेताओं की बैठक होनी है, तो क्या उनके आने की सूचना है? 2-2:30 बजे बैठक है विकास, 2 बजे 2:30 बजे बैठक है, तो 2 तो बज गए। क्या अभी सूचना है बिल्कुल टाइम पे है, या तैयारियां किस तरीके की? आप कहाँ पे है, जरा ये भी बताएं। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त हम विधान भवन के बाहर ही मौजूद है, और यहाँ से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सारे यहाँ से निकल चुके हैं, और नए मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस वो भी निकल चुके हैं, और थोड़ी ही देर में जो है महायुति के वरिष्ठ नेताओं की जो है बैठक शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाड़की बहन के लाड़के जो देवा भाव है वो आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ विधि कल होगी, कल देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। इसके साथ ही उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी जो है शपथ लेंगे, और जो शपथ विधि है कल की, जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी तैयारियां कल की शपथ विधि को लेकर जो है मुंबई के आजाद मैदान में किया गया है। और इसके साथ ही 200 से ज्यादा जो है साधु संत इसमें शामिल होने वाले हैं, और 22 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री जो इसमें शामिल होने हैं इसकी संभावना है। और इसके साथ ही 22,000 से लेकर के 40,000 तक जो लोग हैं वहां पर पहुंचेंगे शपथ विधि के लिए। और इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है जेपी नड्डा है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और पीएम मोदी है, वो उपस्थित रह सकते हैं इस शपथ समारोह में। बिल्कुल मनीषा, तो और हालांकि आज तो मुकेश जी व्यस्तताएं भी बहुत हैं, जिस तरह से जब नाम का प्रस्ताव रखाया फडणवीस जी का, तो उसके बाद तमाम वो 130 एक चीज मैं और अपडेट कर दूं, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले एक चीज और अपडेट कर दूं कि शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के, उसके बाद उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फिर पूरा कैबिनेट जो है, प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे, सारे गणमान्य लोग रहेंगे, उसके बाद साधु संत भी रहेंगे। लेकिन एक जो चीज जो मैंने देखा इसमें विशेष की, इस जीत में योगदान देने वाले हर एक लोगों को आमंत्रित किया गया है, सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया है। और जो महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के प्रमुख जो डॉक्टर सुरेश चौहानके जी हैं, उनको भी निमंत्रण आया, और वो भी वहां पर गए हुए, अभी मुंबई में वो भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। इसके अलावा और भी जिन लोगों का योगदान है उन लोगों को चिन्हित किया जाना। और देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा कि योगदान बहुत लोगों का होता है, लेकिन क्या है, जो नेतृत्व है, नेतृत्व अगर उनको रिकॉग्नाइज करता है तो ये एक बड़ी बात है। ये संगठन के रूप में रिजल्ट के बाद तुरंत देवेंद्र फडणवीस की जो पहली बाइट जो है, पहली जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को स्वीकार किया था, और उन्होंने कहा था कि जो लोग हमारे साथ आए थे, जो शिव प्रेरणा यात्रा की बात करी उन्होंने, जो किस तरीके से अलग जगाया, और घुसपैठियों को लेकर के जो मुद्दा बनाने में जो जिन लोगों ने सहयोग किया, जरा सा भी गिलहरी सहयोग योगदान भी जिनका था, उन सबको रिकॉग्नाइज किया और सबको आज सम्मानपूर्वक शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया। यह भी एक बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि ये संगठन क्षमता जो उनकी है देवेंद्र फडणवीस की, ये उस संगठन क्षमता का कमाल है, क्योंकि लोग छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस है छोटी से छोटी बातों को भी नहीं भूलते हैं, खासतौर पे जहां सम्मान देने की बात हो। राजनीतिक जीवन के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को आप देखिए। उस रिपोर्ट को देख लेंगे तो आपको पता है, मेयर से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक का जो उनका सफर है, उसको हमने समेटने की कोशिश की है। एक बार उसे देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मी
देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। देवा भाऊ 3.0 की शुरुआत, दुविधाओं के बीच सत्ता का सफर। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री पद पर चयन कर लिया गया है, लेकिन ये सफर जितना रोमांचक था उतना ही दुविधाओं से भरा। लेकिन सफर पर नजर डालें तो सबसे पहले आप जश्न देख लीजिए जो देवा भाऊ के लिए महाराष्ट्र में इस वक्त जारी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर 22 साल की उम्र में नागपुर से नगर निगम से पार्षद के रूप में शुरू हुआ। वो अपने मजबूत प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से उनको पूरा राजनीतिक सफर आपको दिखाते हैं। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले फडणवीस ने राज्य में विकास और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई काम किए, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण बदले और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। हालांकि 2022 में शिंदे गुट के साथ गठबंधन करके फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई, लेकिन अब पार्टी और संगठन के भरोसे ने उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने का सफर आसान नहीं था। महायुति को अप्रत्याशित जीत मिली, बीजेपी सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सस्पेंस पॉलिटिक्स का, जो सिलसिला 12 दिन चला। पार्टी में अंदरूनी सहयोगी दलों के दबाव और विपक्ष की आलोचनाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस शांत रहे। चुनाव परिणाम के बाद मीडिया से दूरी बनाई, लेकिन विधायक दल की बैठक में जैसे ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, उसने इस बात को साबित कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के मंझे खिलाड़ी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीति, कूटनीति और संगठनात्मक पकड़ से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर खुद को साबित किया है। आज शाम वो राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल नई सरकार का ग्रैंड शपथ ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई किस तरह से राजनीतिक करियर रहा। 12 दिन के महासस्पेंस के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर हो गया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। एडवोकेट तनुज दीक्षित साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बातचीत करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। 12 दिन के बाद ये नाम तय हो गया है देवेंद्र फडणवीस जी का, लेकिन बीच में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा ऐसी परिस्थितियों में शॉकिंग करती है, थोड़े से शॉकिंग परिणाम और निर्णय लेती है। लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम आना, बैठक में प्रस्ताव रखा जाना, किस तरह से आप देखते हैं? आवाज तनुज जी अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा ऑडियो जरा ठीक कराए तनु दीक्षित जी का। अगर हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जो चीज़ें चल रही थी, पर्दा जो आप कह रहे थे वो सब चीज़ हो गया, लेकिन क्या आज जो बैठक महायुति की होने वाली है, 3 शपथ तीनों लेंगे, क्या फैसला हो जाएगा? क्योंकि अब जो है अभी भी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सस्पेंस खत्म हो गया है। सस्पेंस अभी है कि किनको क्या मिलेगा। जो बातें थी वो बातें एक धीरे धीरे बड़ा, ये सब चीज़ जो है एक बार की नहीं हो रहा है, धीरे धीरे किस्तों में चीजें सामने आ रही है, किस्तों में पर्दा जो रहस्य से पर्दा उठ रहा है। तो क्या 3 शपथ होंगे कल? जो है 3 लोग जो ये तीनों शपथ लेंगे, मेगा शपथ होगा, मंत्रिमंडल का शपथ होगा, या लगता है कि केवल 2 ही? अभी भी शिंदे पे सस्पेंस तो जारी ही है। नहीं, मेरे ख्याल से तो पूरा मंत्रिमंडल शपथ पे, और शिंदे साहब में तो आपकी आवाज भी सुरेंद्र जी पता नहीं क्या ऑडियो में दिक्कत है। तनुज जी, आपको आ रही है क्या आवाज? रहते हैं या नहीं बनते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी तनुज जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? देखिए, वो एक लड़ाई है, लड़ाई खत्म हो गई, कोशिशें हो गई, अब वापस लौट के सब अभी उसी जगह पे आ गए, अब उनको मिलके काम करना है। बिल्कुल। तो ये जो मीटिंग हो रही है ये इसलिए हो रही है कि आपको ध्यान होगा अमित शाह जी ने कहा था कि भाई चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो उसका फैसला ये तीनों लोग बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल। तो चूंकि उन्होंने वो एक बात कही थी तो उस पे ये था कि भाई पहले अभी भाजपा अपना नहीं चुन रही है तो भाजपा ने चुन लिया है, पहले ही वो तो क्लैरिटी है कि कौन बनेगा, भाजपा का बनेगा।
तो ये तीनों मिलके वहां एक फॉर्मेलिटी करके आपको दिखा देंगे ये लोग कि भाई हमने इनको चुन लिया है और अब हम अपना दावा पेश करने जा रहे मैं हैं। तनुज यही जी है, और के पास कोई एक बार जाऊंगा। तनुज जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या अब जो महायुति की जो बैठक हो रही है इसमें महायुति का नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पे, अभी क्या है जो अभी तीनों लोगों ने अपने विधायक दल का नेता चुना है, अभी भी क्या लगता है सस्पेंस है या लगता है कि एवरीथिंग इज नाउ क्लियर? मुकेश जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब स्थितियां बेहद स्पष्ट हो चुकी है। 6 बार के विधायक रहे महाराष्ट्र से, नागपुर से आते देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे लगता है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, दूसरी बार जब 2019 में मुख्यमंत्री बने थे तो महज 3 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाला फॉर्मूला पिछले साल यूज किया था, जिसमें ऐसे एक अकल्पनीय रूप से मुख्यमंत्री के दावेदारों को प्रत्याशी बना करके मुख्यमंत्री बनाया, तो वो फॉर्मूला इस साल हम हरियाणा में नायब सिंह सैनी के साथ में और अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ में हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल विपरीत है। तो बीजेपी जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला कर रही थी पिछले साल उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला अपनाया, इस बार एक फॉर्मूले का डिफरेंट रूप, यानी एक विश्वसनीय चेहरा जिसे जनता प्रमाणित कर चुकी है, ऐसे चेहरे पर ही मोहर लगाना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उचित समझा है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो दिग्गज बड़े नेता रहे, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, जिस तरीके से एक उन्होंने दरकिनार करा भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग राह दिखाई। तनुज जी समझ गया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल तनुज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पे भी चर्चा, हालांकि कल हमने इस पे चर्चा की थी और स्टेट के हिसाब से जो है बीजेपी फैसला लेती है और महाराष्ट्र की तुलना मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट से करने से पहले और भी बहुत सारे फैक्टर है, उस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, अभी वाइंड अप करेंगे और अब इसके बाद जो है हम शतक दिखा रहे हैं और शतक में 100 खबरें जो है उसमें जितने भी महाराष्ट्र की जितने भी अपडेट खबरें हैं वो सारी चीजें भी दिखाई, इसलिए जाइएगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की हर खबर आपको सुदर्शन न्यूज की इसी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, तनु दीक्षित जी आपका और जो हमारे साथ स्नेहल जुड़ी थी उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।